गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। ओके, पहला अध्याय आज जारी रखते हैं और आगे देखेंगे कुछ टॉपिक। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। रासायनिक, ये थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन याद रखने पड़ेंगे। ओके सर। रासायनिक समीकरण को छोटे सा देखो पेपर ना इसका अधिक सूचनात्मक बनाना। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ उत्पाद के रूप में जो गैस निकलते हैं या अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं और छिप, तो उनको दिखाने के लिए या मान लीजिए उसमें कुछ प्रकार की ऊर्जा निकलती है। कोई भी अभिक्रिया होती है तो गैस के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उनको दिखाने के लिए कुछ और प्रतीकों का प्रयोग किया था। जैसे सिंपल सी चीज़ में हमने एक बार एक अभिक्रिया किया था, उस अभिक्रिया में गैस प्राप्त हुआ था। कौन से टॉपिक में? अम्ल क्षार रिएक्टेंट लवण प्लस जल बनता था। धातु प्लस जल रिएक्टेंट करके धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता था। तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। अब हाइड्रोजन गैस को दिखाने के लिए कि वो वास्तव में गैस है, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ तीर लगा देते हैं। और अगर अवक्षेप प्राप्त होता है उत्पाद में तो उसको नीचे की तरफ तीर लगा देते हैं। यदि वह उत्पाद कठोर है तो उसको कैपिटल एस से दर्शा दिया जाता है या स्मॉल एस से। एस का मतलब सॉलिड, ठोस। अगर जली विलयन में घुलनशील है तो उसको एक क्यू द्वारा दर्शाते हैं, मतलब एक्वियस। जली विलयन बोलते हैं एक्वियस, मतलब कि कोई पदार्थ अगर जल में घुल जाता हो तो उसको ये बताने के लिए कि वो जल में घुलनशील है तो उसके आगे लिख देते हैं एक्यू। इसी प्रकार अगर गैस है तो उसके आगे लिख देते हैं स्मॉल जी। अगर वो द्रव पदार्थ है तो उसके आगे लिखते हैं एल, मतलब लिक्विड। ठीक, तो इस तरह के और भी संकेत होंगे, उसका प्रयोग करके इसको और सूचनात्मक बनाएंगे। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए ये निम्न है। यहाँ लिखते हैं पहला नंबर, और ध्यान से तब लिखेंगे। पहला है अभिकारक। एनसीईआरटी की किताब के आधार पर इसको क्रियाकारक भी कहा गया है। अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं।
दर्शाते हैं। जैसे ठोस को स्मॉल एस से, द्रव को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से तथा जलीय विलयन को ए क्यू से दर्शाते हैं। इन सबसे संबंधित हम लोग उदाहरण भी लेंगे और देखेंगे कैसी ये अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, बनने वाले उत्पाद में अवक्षेप को इस प्रकार से तथा समान रूप से गैस के गैसीय अवस्था को ऊपर द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये दर्शाते हैं। ठीक है, गैस होगा तो ऊपर, गैस तो ऊपर ही उड़ता है, अवक्षेप कम तो जो तलटी में बैठता है, इसलिए तीर को नीचे दिखा दिया। ये है। तीसरा है अभिक्रिया की परिस्थितियों का मतलब होता है कि उसकी कौन सी कारक प्रभाव कर रहा है, या इसको कारक भी ले सकते हैं। अभिक्रिया की कारक परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब। ठीक, ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या तीर के
नीचे लिखकर व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं। चौथा है अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर इस प्रकार से ये डेल्टा कहलाता है। ठीक, डेल्टा, डेल्टा का मतलब है गर्म करने पर। इसको ऊष्मा बोलते हैं। डेल्टा ऊपर, डेल्टा या ऊष्मा, ऊष्मा भी लिख देंगे। से व्यक्त करते हैं। पांचवा है, एनसीईआरटी किताब के आधार पर 5 इसमें दिया गया है, फिर भी इसमें और देख लेंगे और सुविधाजनक हो जाएगा। सांद्रण दर्शाने के लिए अभिकारक से पहले अभिकारकों के सूत्र के पहले अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनुजात सांद्र लिखते हैं। जानते हैं ना तनु शांत क्या होता है? तनु मतलब हल्का, शांत मतलब गाढ़ा। छठवां मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर उत्पाद की ओर प्रश्न द्वारा यानी प्रश्न लिख करके
तथा लिख दो अवशोषित ऊष्मा। ऊष्मा को अभिकारक की ओर माइनस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा छः हो गया। अंतिम सातवां है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी अभिक्रियाएँ बार बार नहीं मिलती। उत्क्रमणी का नाम सुने होंगे। उत्क्रमणी जब अभिक्रिया की दर दोनों तरफ होता है। इधर से क्रिया करो तो 2 उत्पाद 3 अनुपात 1 उत्पाद बनता है। एक तो बनेगा नहीं, 2 3 बनेगा। अगर इनको फिर मिला दी तो वही वाली वापस अभिकारक पदार्थ प्राप्त होता है। तो दोनों तरफ से होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह संकेत लगा लेंगे ऐसे से व्यक्त करते हैं। ये हुआ इतने पूरी टॉपिक है एक पर। नोट कर लीजिए। आप लोग इंसाइट ले लीजिए इसका। ठीक है, मिटाता हूँ। ये रासायनिक समीकरण को जो सूचनात्मक बनाने के लिए लिखा गया है, ये आपको एग्जाम में कोई प्रयोग नहीं करना है। मतलब एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं आता, बल्कि आप जब भी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण बना रहे होते हैं उसमें कहाँ प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित या उस समीकरण को और सुगम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें देखिए क्या क्या इसलिए लिखा गया है। जैसे अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था को दर्शाना हो। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस द्रव गैस के रूप में अगर है तो उसको दर्शाने के लिए अगर ठोस होगा तो ऐसे लिखते हैं उसके ठीक आगे, और द्रव होगा तो लिक्विड लिखते हैं। इस प्रकार से इसको सुगम बनाते हैं। दूसरी चीज़, अगर बनने वाले उत्पाद में अवक्षेप है तो उसको 3 निशान नीचे करके दिखाएंगे, और समान रूप से गैसीय हो, ठीक, समान रूप से गैस के गैसीय अवस्था को व्यक्त करता है तो उस अवस्था को ऊपर तीर द्वारा दर्शाते हैं, जी नहीं लिखते। ठीक है, वैसे ऊपर ये कोई जी का न प्रयोग करके ऊपर तीर द्वारा दिखाया गया है, समान रूप से गैसीय अवस्था हो तब। और तीसरा है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों और जैसे ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है और को तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिख कर व्यक्त करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा ऐसे तीर लगा करके ऊपर ऐसे लिखते हैं ना,
234 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये 234 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रही है। मान लीजिए कि H2 है A+N2 है और हमें इसको इतने ताप पर ही गर्म करना हो, तो उस ताप को दिखाने के लिए तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिख दो, जिससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आप क्या कर रहे हैं, 234 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। ठीक, 234 डिग्री सेल्सियस एक बहुत ज़्यादा ताप हो जाएगा। या तो उसको डिग्री सेल्सियस में लगाइए या तो केल्विन में लगाइए। तापमान को मापने के 3 तरीके होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस प्रकार से इसकी बात करते हैं। और जैसे इसमें लिखा था, जैसे यहाँ देखिए इसमें कहा था कि अगर अभिक्रिया या उत्पाद की भौतिक अवस्था की बात करना है तो इस प्रकार से सॉलिड को एस, द्रव को एल, गैस को स्मॉल जी, जली विलयन को AQ से दर्शाइए। तो मान लीजिए कि ये समान रूप से गैसीय अवस्था में ना हो, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं गैसीय अवस्था में, तो अभी तो ये अभिकारक में है, फिर भी इसको ऐसे ही दिखा सकते हैं आप। इसके आगे जैसे H2 लिखा हो ना, तो H2 का मतलब है ये प्रकार का गैस है, तो इसको आगे लिख देंगे स्मॉल जी, इससे जान जाएंगे कि ये गैस है। फिर प्लस करके N2 से क्रिया करवाया, इसके आगे भी लिख दीजिए जी, क्योंकि ये भी गैस है। दोनों गैसें मिलकर के गैस का निर्माण करती हैं NH3। ठीक, अगला है ये परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए लगाया गया। अभिकारकों को गर्म करने के तीर के ऊपर डेल्टा या उष्मा से व्यक्त करते हैं, यानी उष्मा लिख कर व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कि ये ऐसे लिखा है और हमें क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है। तो गर्म करने का मतलब ऊपर लिखते हैं डेल्टा, और इसका अर्थ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है या उष्मा दी जा रही है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि उष्मा दी जा रही है तो नीचे लिखिए उष्मा या ऊपर लिखिए उष्मा, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखना है। उष्मा दी जा रही है जिससे वो गर्म होकर के कुछ दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाएगा। सांद्रण दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिखते हैं। जैसे H2SO4, तो आप मान लीजिए कि H2SO4 लिए हैं, तो वह H2SO4 जो कि हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट है ये, और इसको सामान्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल कम गाढ़ा है या अधिक गाढ़ा है, ये दिखाने के लिए। यानी कि अगर ये हल्का है, जैसे पतला बोलते हैं ना, उसमें कम पानी डालते हैं तो क्या होता है, गाढ़ा बनेगा, और ज़्यादा पानी डालो तो पतला बनता है। तो उस प्रकार से अगर यह सल्फ्यूरिक अम्ल कम गाढ़ा है तो क्या लिखेंगे, तनु, और ज़्यादा गाढ़ा है तो सांद्र। सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब हल्का, बहुत कम मात्रा में। इस प्रकार से इसके आगे या इसके नीचे लिख देंगे तनु, और ये पता होगा कि H2SO4 क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगर गाढ़ा है तो बोलोगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी जो होगा वो उसमें पता चल जाएगा, उसको देखेंगे। अब उसको पहचानना ही पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया में आता रहेगा, देखते रहेंगे क्या करना है। अगला देखो क्या है, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह लगा करके, जैसे मान लो हम एक अभिक्रिया दिखा रहे हैं, मुक्त हुई ऊष्मा को ना, अगर कार्बन और ऑक्सीजन गैस क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 रिएक्टेंट टू CO2 बनता है, लेकिन साथ में इसमें ऊष्मा भी निकलती है, 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। वो हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग देखते हैं कि अलाव जला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिख दो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो, साथ में कुछ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा होता है, हम लोग तो उसको देख नहीं सकते। अब उसको एक प्रयोगशाला में ले जा करके अध्ययन करना पड़ेगा कि कहाँ निकल रही है, कैसे निकल रही है, कितना निकल रही है। तो उन लोगों ने बताया
कि इस अभिक्रिया को करने पर ये एक प्रकार का ऊष्मा है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कितनी प्राप्त होती है उन लोगों ने उसकी गणना करके बता दिया, 94 किलो कैलोरी। ठीक, ऐसे और भी हो सकती है अभिक्रिया। अगला देखो, इसी प्रकार से एक और चीज़ देखो, अगर अवशोषित ऊष्मा है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण करके उत्पाद का निर्माण करती है, तो ग्रहण करने का मतलब वो इधर लिखेंगे माइनस करके, यानी अवशोषित कर रही है। और अगर निर्मुक्त कर रही है, निर्मुक्त करने का मतलब उत्सर्जित कर रही है, यानी कि वो ऊर्जा प्राप्त कर रही है, अतिरिक्त ऊर्जा, तो निर्मुक्त करती है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस करके। और यदि यह अभिक्रिया तब हो रही है जब वो पहले ऊष्मा ले रही हो, पहले लेती है तभी वो अभिक्रिया करेगी। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए इस तरफ अभिकारक के तरफ माइनस चिन्ह लिख करके जितनी ऊष्मा ले रही है, मान लो 238 किलो कैलोरी लेती हो कोई भी अभिक्रिया, तो यहाँ लिखते हैं 238 किलो कैलोरी, ऐसे। ठीक है, इस तरफ ऊष्मा लेगी तो अभिकारक की तरफ माइनस चिन्ह लिख करके लिखो। अगर इसके अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई उत्पाद प्राप्त होने के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, निर्मुक्त होती है, तो उसको प्लस करके लगाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया भी और बनाना है, उसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और ये सिंपल सी बात जानकारी के लिए है, ये एग्जाम में लिखने के लिए आपको नहीं आएगा, बस आपको जानकारी के लिए है और साथ में अभिक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए। आप इसका प्रयोग करें या ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना ही पड़ेगा अगर आवश्यक होगा तो। अगला देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो दोनों तरफ अभिक्रिया करती हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आपको बताया था हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, H2O, और साथ में पानी को आप क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन धनावेश और हाइड्रोक्साइड ऋणावेश, अपने आयन में टूट जाता है जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बता देता हूँ कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब उसमें आयन उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए ये चाक है और चाक में, या इतना बड़ा चाक हो, इतना बड़ा, और इस चाक पर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक तार को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार को यहाँ ला करके चस्पा कर दूँ या इसी में बांध दूँ और मैं इसको पकड़ लूँ और उधर से क्या करो, विद्युत धारा को प्रवाहित करो, तो क्या मुझे झटका लगेगा? आंसर है नो। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सूखा है, इसमें नमी नहीं है। नमी होगी तो आवेश उत्पन्न होगा, और वो आवेश उत्पन्न होता है तब हमको इसके झटका लगेगा, करंट लगेगा, क्योंकि करंट आवेशों में ही क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। अब आवेश क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ H+, यही आवेश कहलाता है। कितना आवेश हो, प्लस है, मतलब हाइड्रोजन में धनावेश की वाला एक धनावेश। 4 5 लिखा जाएगा तो उसको लिखेंगे हाइड्रोजन 5 धनावेश। तो अगर वो ज़्यादा धनावेश का है तो ज़्यादा करंट लगेगा, उसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अब सोचो एक हौज है, हौज में पानी भरा है, उस पानी में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या पूरे हौज में जो पानी है पूरे हौज में प्रवाहित होगा? होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा होगा तो नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचने में उसको समय लगेगा, क्योंकि विद्युत धारा को प्रवाहित होने में आवेश के माध्यम से एक कण से दूसरा कण जब पहुँचता है तो थोड़ा समय लगता है। वो जितनी पावरफुल रहेगी विद्युत धारा उतने तक के कणों को ही क्या करेगा, आवेशित करेगा, यानी कि उसमें करंट उत्पन्न करेगा। अगर पावरफुल नहीं है तो कम स्थान पर, मान लो यहाँ पर कम धारा प्रवाहित की जा रही है, 4 वाट का या 10 वाट का, 10 वाट का बहुत कम होता है, ये चल रही है ना 10-9 वाट का होता है शायद, जो बल्ब आता है लेड वाला, उसको अगर उसकी तार को निकाल करके पानी में डाल दो तो कहाँ तक जाएगा? मेरे स्थान से, मान लो मैं यहाँ अगर पानी में डालता हूँ तो मेरे स्थान से कितनी दूरी पर, कम से कम 10 मीटर तक, मान लो 10 मीटर तक, ज़्यादा नहीं। अगर वो हाई वोल्टेज का तार है, जो मेन पारेषण वाली लाइन आती है, उसको डाल दो तो तालाब में
पूरा फायदा पूरा पकड़ेगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज की तार 11,000 चाहे 20,000 वोल्टेज लिखता है उसमें, जी वो पूरे तालाब में जितने भी जीव होंगे सबको क्या कर देगा, मार डालेगा। ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जो दोनों तरफ की अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिकारक को मिलाने पर उत्पाद का निर्माण हो और उत्पाद से फिर अभिकारक को प्राप्त किया जा सके। उसको उत्क्रमणीयता के चिन्ह दोनों तरफ अर्ध चिन्ह बोलते हैं, इसको अर्ध चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, एक ऊपर एक ऐसे नीचे तिब्बत करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया। ऐसी एक और है, देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन। आयोडीन खाया हो, आयोडीन गैस होता है। तो अगर हाइड्रोजन को हम आयोडीन से क्रिया करवाएं तो ये बनता है H+ होता है और आयोडीन माइनस होता है, तो HI बनेगा। और जब इस HI हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस निर्मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, दोनों तरफ उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा। ठीक है, ऐसे होती हैं। इनके बारे में क्लास 12 में पढ़ा जाएगा। अभिक्रियाओं के इस आधार पर कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अभी तक जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कभी कभी आता है उत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी का मतलब जो एक तरफ होती है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, नोट कर लो। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। एक संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती है। निम्न जानकारी प्राप्त होती है। पहला नंबर, किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में प्राप्त
उत्पाद के संबंध में या संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा, इससे अभिकारक एवं उत्पाद अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संघटन की व्यवस्था का पता चलता है। तीसरा, अणुओं की संख्याओं और द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी पता चलता है। रासायनिक समीकरण से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो है रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। प्रकृति जानते क्या होता है? जो अभिक्रिया को पहचानने के तरीके में बताए थे, रंग बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं उसकी प्रकृति। किस प्रकार का वो है, किस रंगों में है या किस प्रकार के तापमान के क्रम में है। पांचवा अंतिम है, देखेंगे
रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में another so somebody take a board for that then रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण क्या कहाँ तक लिखें? रासायनिक लिखे हैं। रासायनिक हाँ हाँ पूरा बस अभिक्रिया समीकरण को उलट देना। रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया को समीकरण बना दीजिए, हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त गैसीय पदार्थ गैसीय पदार्थों के आयतन भी ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नोट कर लेंगे यहाँ पर। एक जानकारी के आधार पर मैं बताता हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 3 प्रकार के तथ्यों पर निर्भरता होती है। उनमें से एक है एनटीपी पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 1 मोल अगर गैस ले लेंगे हाथ पर, तो 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। मोल अवधारणा से संबंधित है ये। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और चीज़ मैं बताता हूँ, इससे जानकारी मिलनी क्या क्या मिलती है। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसका अगर महत्व है तभी हमें कुछ जानकारी देगा। तो पहला चीज़ है कि उसमें जो भाग लेते हैं रासायनिक समीकरण में, वो अभिकारक और जो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है उसको उत्पाद के संबंध में जानकारी देता है। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं। दूसरी चीज़, इससे जो अभिकारक और उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है कि उसमें परमाणु कितने प्रकार से संगठित हैं, 2 गुना 3 गुना, या किस परमाणु से संयोग करके बनाता है। जैसे आप जानते हैं ना कि सोडियम को क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम का क्लोरीन के साथ एक प्रकार का संगठन है जो कि सोडियम क्लोराइड निर्माण कर रहा है। इसको बोलते हैं कि सोडियम का संगठन क्लोरीन से हो गया। ठीक, ऐसे जो 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं वो संगठन कहलाते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि जिंक का, अगर हम सोडियम
Na2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनता है, जिंक इस सोडियम को क्या कर देगा, विस्थापित, तो ZnSO4 बना देगा और साथ में सोडियम को विस्थापित कर देगा। तो हम कहते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में जिंक का सल्फेट के साथ एक संगठन है, सल्फेट के साथ संबंध होता है, ये हमें जानकारी देता है। ठीक है, इस तरह से और भी सारे अभिक्रियाएं हैं, उसमें इसके संगठन के पता चलते हैं। तीसरा है अणुओं की संख्याओं और द्रव्यमानों के आपेक्षिक अनुपात का भी पता चलता है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, ये क्या लिखा है, अणुओं की संख्याओं, अणुओं की संख्या का मतलब ये सोडियम सल्फेट एक प्रकार का क्या है, अणु है, ये एक प्रकार क्या है, परमाणु है। जब अकेला लिखा गया हो तो परमाणु, और जब किसी की साथ संयुक्त है तो अणु कहलाएगा। तो ये भी एक प्रकार का अणु है और ये सोडियम परमाणु हो गया। तो इस सोडियम की इस अणु की संख्या कितनी है, आंसर है 1। इस पूरे अणु की संख्या, ये कौन सा अणु है, सोडियम सल्फेट है। इस सोडियम सल्फेट के कितने अणु हैं, एक अणु। कैसे पता, इस पूरे सोडियम सल्फेट के ठीक आगे क्या लिखा है, 1। तो हम कहेंगे कि सोडियम सल्फेट का एक अणु है। अगर हम मान लीजिए किसी ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते 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 हम लोग देखते हैं कहीं पर ऐसे 2 मिलता है, 4 मिलता है ना, तो हम कहते हैं कि ये सोडियम सल्फेट का अणु कितना, 4 अणु है। सोडियम सल्फेट के 4 अणु हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इस बॉक्स में 50 चाक हैं तो हम कहेंगे कि इसमें चाक के कितने अणु, 50 अणु हैं। ठीक, अगर इस बॉक्स में 15 चाक होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें चाक के कितने अणु, 15 अणु। मतलब चाक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, हमने कह दिया कि इसमें एक जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसमें 15 है, तो हम कहेंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु हैं, 15। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर जितनी कुर्सियाँ पड़ी हैं, 3 कुर्सी, तो हम कहेंगे कि 3 कुर्सी है ना, मतलब कुर्सी के कितने अणु हैं, 3। समझ गए, उसकी जितनी संख्या रहेगा वो वही उतनी उसकी अणुओं की संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देता है। दूसरी चीज़ है, और देखो क्या लिखा था, कहाँ गया, द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी पता चलता है। तो आपेक्षिक अनुपात का मतलब है कि इस रासायनिक समीकरण में इस जिंक का और दाहिनी तरफ वाले इस जिंक का, यानी कि इस अणु में जो जिंक है और बाईं तरफ इसमें जो अकेला जिंक है, इनके बीच क्या अनुपात है, दोनों तरफ के, इस तरफ के परमाणुओं का और उस तरफ के परमाणु का आपेक्षिक अनुपात क्या है वो निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए, ये समझिए H2O है, तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो भी कुछ होगा, जल है ना, तो इस जल में जो जो परमाणु हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनका आपस में आपेक्षिक अनुपात क्या है। आपेक्षिक का मतलब आपस में अनुपात, और सापेक्षिक का मतलब किसी दूसरे के साथ अनुपात। तो ये जब एक ही में है, जल में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपेक्षिक अनुपात, अब उस वो आपेक्षिक अनुपात किसका, तो हम कहेंगे मान लीजिए उसके परमाणु भार का या अणु भार का। तो अणु भार का यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि अणु में ही क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हम कहेंगे इसके परमाणु भार का अनुपात बताइए। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, दोगुना कर दो 16 परमाणु भार होता है वो। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, 11 तो ना 22 और 23 लिखते हैं उसको, तो हम कहेंगे कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो परमाणु भारों का अनुपात बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है, 2 है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 का 2 गुना 2 लिख देंगे यहाँ पर 2। अनुपात कितने ऑक्सीजन है, 1, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया ना। और 2 अनुपात 16 का मतलब है 2/16, 2 एक कम 2, 2/16, तो इसको लिखेंगे 1 अनुपात 8। अब इसका अर्थ है कि इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात 1 अनुपात 8 है। अब इस जल को तुम कहीं से भी प्राप्त करो, दुनिया में कहीं से भी लाओ, उसका आपेक्षिक अनुपात 1 अनुपात 8 ही रहेगा। समझ गए,
कहीं से भी लाओ, खारा जल हो, गंदा जल हो, साफ जल हो, आर्सेनिक वाला जल हो, हौज का जल हो, नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, कोई भी जल हो, उसका अपेक्षिक अनुपात, उस जल में जो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनके परमाणुओं का अपेक्षिक अनुपात 1:8 रहेगा। इसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है। पांचवा, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त गैसीय पदार्थों के आयतन भी ज्ञात हो जाते हैं। आयतन ज्ञात होने का मतलब हमने ये बताया कि इसमें अणुओं के बारे में पता चलता है। यहाँ हमने 4Na लिखा है तो हम कहेंगे कि सोडियम सल्फेट के 4 अणु हैं। उसी प्रकार से इसको अब आयतन ले लो, आयतन भी बोल सकता है। तो हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पर देखो जिंक जो है ना, तो जिंक के आगे क्या लिखा है 1, तो हम कहेंगे कि ये जिंक के कितने लीटर ले रहे हैं 1 लीटर। सोडियम सल्फेट के आगे 1 लिखा है तो हम कहेंगे कि सोडियम सल्फेट के कितने लीटर ले रहा हूँ 1 लीटर। जिंक सल्फेट का कितना लीटर प्राप्त हो रहा है 1 लीटर। सोडियम कितना प्राप्त हो रहा है 1 लीटर। समझ गए। लीटर यानी आयतन के साथ भी संबंध होता है, भारों के साथ भी संबंध होता है और गैसों के साथ भी संबंध होता है। तो हम कहते हैं कि एनटीपी पर सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर, ताप, प्रेशर, दाब, सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में 6.023 गुणे 10⁻³ घात अणु या कण होता है। अगर हम मान लो 1 मोल चाक उठा लिए हैं तो चाक में जो जो कण हैं वो कितने कण उठा लिए चाक के, तो आंसर है एवोगाड्रो संख्या के बराबर कितना 6.023 गुणे 10⁻23 घात कण को हमने हाथ पर उठा लिया। मतलब 1 मोल में 6.023 गुणे कितना 1 मोल बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 घात कण। अब ये कण या तो परमाणु होगा, अणु होगा, आयन होगा, कोई भी हो सकता है। ये तीन ही हम लोग बात करते हैं। 1 दर्जन में 12 केला जी, या 12 वस्तु बोलते हैं हम लोग। तो उस वस्तु के स्थान पर केला ले लिया तो बोल दिया कि 1 दर्जन में 12 केला। केला के स्थान पर प्याज ले लिया तो बोल दिया 1 दर्जन में 12 प्याज। तो जैसे 12 प्याज को हम 1 दर्जन बोलते हैं, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान की भाषा में इतने कणों को 1 मोल बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग दर्जन का प्रयोग करते हैं। बड़ी वस्तु को छोटे में बताने के लिए क्या करोगे, ऐसे प्रयोग करो। उतने कणों को कौन बताएगा बारी बारी से, इतने बोलते जाओगे 6.023 गुणे 10⁻23 घात, 6.023 गुणे 10⁻23 घात, नहीं बोल पाएंगे उतना जल्दी। इसलिए उसको छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए 1 मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही है ये, समझ गए। तब विज्ञान में जो प्रयुक्त गैस होता है वो आयतन भी ज्ञात हो जाते हैं, अपने आप ज्ञात हो जाता है। कब ज्ञात हो जाता है, जब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। मिलता है ना। देखिए यहाँ पर एक दिखाता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको भी नोट कर लेंगे। ये एवोगाड्रो संख्या ही एक प्रकार का है, हमने लिख दिया है, याद रखेंगे। देखिए एक दिखाता हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, दोनों को क्रिया करने पर क्या बनता है NH3। ये दोनों प्रकार से होता है ना, हमने बताया था ये दोनों प्रकार से होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया गैस बनाता है। अब इसको संतुलित करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। इसको पहले 3 करके लिखो तो 3 में 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 होने का मतलब यहाँ 2 लगा दो, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया। अब इसका मतलब कितना, ये देखो आयतन भी अपने आप ज्ञात हो गया, कितने आयतन में आ रहा है। देखो हाइड्रोजन के कितने आयतन, 3 आयतन। अगर ये लीटर में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे हाइड्रोजन के कितने लीटर, 3 लीटर। नाइट्रोजन के कितने लीटर, 2 लीटर। 1 लीटर लिखा है ना आगे।
अच्छा, कितने लीटर अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है? तो आंसर है 2 लीटर। या 2 आयतन में अमोनिया प्राप्त हो रहा है। 3 आयतन हाइड्रोजन गैस लेकर के 1 आयतन नाइट्रोजन गैस मिलाया, तो हमें कितने आयतन में अमोनिया प्राप्त हुआ? 2 आयतन। अब उस आयतन को हम लीटर में मिलीलीटर में व्यक्त कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, आयतन का मतलब उसको मापने किस में, लीटर में मिलीलीटर में, ये चीज़ है। तो समझ गया ना, ये इस प्रकार से इसके रासायनिक समीकरण से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए अवश्य आएगा, इसको जरूर याद करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।